बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड स्टूडेंट्स फाइनली कल टेस्ट था 27 नवंबर को बनो काबिल 4.0 का नॉर्थ कराची के स्टूडेंट्स के लिए हॉकी स्टेडियम में, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब गया और प्लस 12,000 स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और टेस्ट अटेंड किया था, राइट, अकॉर्डिंग टू दी न्यूज़ चैनल्स। और उसके बाद अब बच्चे इस चीज़ पे मुझे इंसिस्ट कर रहे हैं कि मैम आप अपनी वीडियो अपलोड करें रिगार्डिंग द आंसर कीज़। तो वो तो मैंने पहले ही कहा था आपको कि मैं करूँगी ज़रूर, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी मालूम हो सके, जो आप न्यू कमर्स हैं तो उनके लिए ये एक तरीके से पास पेपर्स हो जाएंगे, एंड जो अभी देकर आए पेपर उनके लिए क्या होगी आंसर कीज़, वो सिर्फ देखने के लिए करेंगे। और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितने करेक्ट हैं आप लोगों के, राइट। तो आज मैं यही 50 MCQs करवाऊँगी आप लोगों को, उसके आंसर कीज़ बताऊँगी। और मेरे स्टार्टिंग के तकरीबन 3-4 जो MCQs हैं ना वो थोड़े ब्लर थे, डेट्स वाई मैंने उसको वाइट बोर्ड पे सॉल्व करके उसका बताया है, तो वो आप देख लीजिएगा। बाकी सारे मैं आपको उस पेपर से ही दिखाऊंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स ने थोड़ी पिक्चर जल्दी में ली हुई है, जो भी रीज़न था, बट वो इसलिए मैंने वो वाइट बोर्ड पे लिख दिया है और आप उससे देख सकते हैं। बाकी जो पेपर है उसमें आप लोग क्लियरली आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। वैसे तो मैं रीड भी करती हूँ, उसका इतना इशू नहीं है। चलें, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फ्रेंड्स, ये MCQ नंबर हमारा 1 है। इफ़ 3x - 4 = 11 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड करनी है। एज़ यूजुअल मैं आप लोग को अपनी प्रीवियस भी वीडियोस में बता चुकी हूँ और ये बहुत इजी। और ये स्टूडेंट्स ने कहा है कि मैम मतलब 80 से 90% तो आपकी उससे आया था पास पेपर से, और कुछ कह रहे हैं कि मैम आपके ही से ही आया, मतलब सारा आपने जो करवाया था उसमें से ही आया था। तो वही पास पेपर मैंने आपको कहा था सही से करके जाइएगा और देखें वो अच्छे आप लोगों के इंशाल्लाह मार्क्स भी आएंगे। चलें, इसका करेक्ट आंसर मैं सॉल्व भी करवाया था, सॉल्यूशन भी है, तो करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं 5 है। सेकंड MCQs इज़ व्हाट इज़ द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस 3, 6, 9, 12। तो ये आप 9 का टेबल पढ़ लें। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 और 3 5 15। आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जो आपके पेपर में था ऑप्शन बी था, और वो क्या था 15। तो इसलिए आप देखा करें, कोई टेबल ही ज़्यादातर आ रहे होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, जैसे कि मैंने पास पेपर्स में भी ये करवाया था। अब नेक्स्ट MCQ नंबर 3 है। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 144। तो इसका सॉल्यूशन मैंने करवाया हुआ है। ट्रिक है इसकी कि किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं किसी का भी स्क्वायर रूट। आपको जो ऑप्शंस गिवन होते हैं ना, आप उसका क्या करते हैं 12, जैसे 12 का स्क्वायर करें, यहाँ पर 20 का स्क्वायर करके देखें, वो तो आएगा नहीं, सही है। 11 का भी नहीं आता। अब 12 का देखते हैं हम लोग। 12 का क्या करेंगे, 12 का हम लोग सबसे पहले जो 12 होता है ना और ऊपर जो नंबर होता है उसको प्लस कर देंगे, 14 आ जाएगा, सही है। और 14 के बाद हम जो उस 2 के ऊपर स्क्वायर है ना एक साइड में दोनों का, उनको ऐड कर देंगे तो 144 आ जाएगा। इस तरीके से ये ट्रिक होती है याद करने की। और जिसको याद नहीं है वो मल्टीप्लाई भाई कर ले। कैसे करेगा वो, 12 को 2 बार मल्टीप्लाई कर ले, 144 वैसे ही आ जाएगा। तो ये ट्रिक कर लें या वो दोनों मेथड आप लोग को यही आंसर देंगे। नेक्स्ट MCQs है। स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पे MCQ नंबर 4 नज़र आ रहा होगा। देखें जो इसमें मार्क हुए हैं ना वो रॉन्ग भी हैं, तो आप डायरेक्ट ये ना सोच लीजिएगा जो मार्क हुआ हुआ है वो मैम ने किया, नहीं, ये जो स्टूडेंट ने किया उन्होंने रॉन्ग मार्क किए हुए हैं काफ़ी। तो उसमें से आप देख सकते हैं, तो फ़ौरन से ये ना अंदाज़ा लगा लें कि ये सही है। पूरा सुने कि किस तरीके से आया ये। MCQ 4 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको कैसे फाइंड आउट करते हैं आप लोग। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते। तो हम लोग जैसे 1 का भी कोई टेबल नहीं होता, अपने उसमें आता है, और 2 भी किसी टेबल में नहीं आता, 3 भी नहीं आता, 4 आता है 2 के टेबल में, और 5 भी प्राइम नंबर है क्योंकि वो अपने टेबल में आता है, और 6 आता है 2 के टेबल में, ये प्राइम नंबर नहीं है। 7 प्राइम नंबर है क्योंकि वो अपने टेबल में आता है। 8 क्या है, 8 2 के टेबल में आता है इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। 9 3 के टेबल में आता है तो वो भी प्राइम नंबर नहीं है। 10 क्या है, 10 भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 2 के टेबल में आता है। 11 अपने उसमें आता है टेबल में इसलिए वो प्राइम नंबर है। 12 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 2 के टेबल में आता है। 13 क्या है, वो प्राइम नंबर है क्योंकि वो अपने ही टेबल में आता है। 14 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि वो 2 के टेबल में आता है। 15 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 3 के टेबल में आता है। और 16 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो किसके टेबल में आता है,
टू के टेबल में आता है। अच्छा, आप लोग को मैं इन शॉर्ट बता दूं कि इसका आंसर क्या है। जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, इतने सारी एग्जाम्पल देने का जो मकसद था वो ये था कि जो इसका करेक्ट आंसर है वो 31 है। ओके, 18 नहीं है, क्योंकि 18 आता है किस टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। चलें नेक्स्ट MCQ 5 की जानिब। MCQ 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। अब 5 की तरफ चलते हैं। सॉल्व फॉर y। अब 2y + 5 = 17। जो मैंने MCQ नंबर 1 करवाया था ना, सेम एज इट इज़ ऐसा ये 5 वाला भी वैसे ही होगा। कैसे, ये जो नंबर्स होते हैं ना उनको आप एक साइड पे कर लें, 17 के पास 5 को ले जाएं। अब आपको पता है हम = के लेफ़्ट साइड या राइट साइड जाएंगे तो क्या चेंज हो जाता है उसका साइन, तो ये +5 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब आप उसको माइनस करें, 17 को -5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, मैं सॉल्व करके बता देती हूँ, वेट फ्रेंड्स। तो इसका सॉल्यूशन है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, 6, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखें, आप लोग के लिए इतनी मेहनत की जाती है, काइंडली शेयर कीजिए करें वीडियो को, और सब्सक्राइब और लाइक तो ज़रूर करें। ओके, अब MCQ नंबर 6 की जानिब चलते हैं। स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 6 है द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3:4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी, क्योंकि 3 3 9 होता है, 4 4 16। तो जो हमारे पेपर में गिवन था ना, मैंने इसलिए वाइट बोर्ड पे करवाया है बिकॉज उसमें ऑप्शन रॉन्ग गिवन थे, मतलब A B और D ऑप्शन करेक्ट था, मतलब ऐसे ही था जो मैंने अभी लिखा हुआ है वाइट बोर्ड पे, बट जो C वाला था ना वो गलत लिखा हुआ था, उन्होंने 16 लिख दिया था खाली, जबकि 9:16 होगा। और क्वेश्चन भी गलत था, क्वेश्चन ये था द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3:42। कभी भी ये वाला आता ही नहीं है, हमेशा 3:4 ही देते हैं, तो हम लोग उसका हमेशा 3:4 का क्या करते हैं, 9:16। ओके, अब हम MCQ नंबर 7 देखते हैं। MCQ नंबर 7 थोड़ा समझने वाला है, ज्योमेट्री का है। द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 40 सेंटीमीटर इफ़ द लेंथ इज़ 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द विड्थ। तो ये मैं डायग्राम बनाई है छोटी सी रफ। इसमें लेंथ आपको पता है कि लेंथ छोटी होती है और विड्थ बड़ी होती है रेक्टेंगल की, तो वो मैंने W से डिनोट कर दिया और लेंथ जो है वो L से। अब इसका फॉर्मूला याद रखें, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L + W ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद बाहर क्या होता है, 2 होता है। ये फॉर्मूला है, आप सॉल्यूशन देख लें, नज़र आ रहा होगा, मैंने पैरामीटर की भी वैल्यू पुट कर दी और लेंथ की भी। अब सबसे पहले बोर्ड मास का रूल अप्लाई होता है, जिसको बोर्ड मास का रूल नहीं पता है, देखें, ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो जहाँ जहाँ आपको ब्रैकेट नज़र आते हैं, सबसे पहले मैथ में आप ब्रैकेट को ओपन करते हैं, मतलब उनको सॉल्व करते हैं, एंड देन फिर आप जाते हैं डिवाइड पे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से मैथ के जितने भी सॉल्यूशन होते हुए आए हैं, अभी इसी रूल से होते हुए आए। तो मैंने भी यही रूल अप्लाई किया और मैंने ओपन कर दिया ब्रैकेट, इस तरीके से सॉल्यूशन हो गया। बाकी तो बहुत ईजी है, बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट MCQ है MCQ 8। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर जो है, आपको इस A B C D में से किसका लगता है। देखिए, 3 का क्या होता है, 3 3 9। चलिए 2 से करते हैं, 2 2 4, यहाँ 4 नहीं है, 3 3 9, यहाँ 9 नहीं है ऑप्शन में। उसके बाद 4 4 16, हमारे यहाँ पर 16 नहीं है। उसके बाद 5 का करते हैं, 5 5 25, तो 25 है, मतलब ये 5 का स्क्वायर है। तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। MCQ नंबर 9 देखते हैं। नंबर 9 का क्या है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ सर्किल। ये भाई 9 10 की मैथ्स है, ज्योमेट्री आई हुई है, बिल्कुल इजी है। एरिया ऑफ अ सर्किल क्या होता है, πr²। MCQ नंबर 9 का ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। प्लीज़ आप ऑप्शन पे मत जाएं, गलत है इसमें काफ़ी, तो बराए मेहरबानी जो मैं कह रही हूँ वो सुनें। MCQ 10 का करेक्ट ऑप्शन है 5। अब मैं इसकी सॉल्यूशन दोबारा से नहीं बता रही हूँ बिकॉज मैं बहुत बार प्रीवियस अपनी वीडियोस में भी और अभी रिसेंटली भी इसमें 2-3 आ चुके हैं। MCQ किस सॉल्यूशन से हुआ ये, तो वो किस मेथड से हुआ आप देख सकते हैं पीछे करके। MCQ 11 क्या है, MCQ 11 है द LCM ऑफ 4 and 6। तो इसका मैंने बता दिया, सॉल्यूशन देख लें। MCQ 12 में ये फार्मूला अप्लाई होगा क्योंकि उन्होंने स्पीड पूछी हुई, और स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस इन्होंने 150 किलोमीटर दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है 3 आवर। तो आप लोग क्या करें, 150 को डिवाइड कर दें 3 से, आंसर क्या आ जाएगा, 3 5 50, हाँ 50। ऑप्शन नंबर इधर सही मार्क हुआ है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, 50 किलोमीटर पर आवर। MCQ नंबर 13 की जानिब चलते हैं। 13 MCQ उसका ऑप्शन नंबर B करेक्ट है, 3.14, क्योंकि मैंने पाई की वैल्यू आपको याद करवाई हुई है। MCQ 14 है
MCQ 14 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बिगर। माई हाउस इज़ बिगर देन योर्स। क्योंकि आप जब भी कंपैरिजन करते हैं तो आप देखें डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है। जैसे कि आपने उसकी डिग्री पढ़ी होगी गुड, हाँ गुड, बेटर और बेस्ट, इस तरीके से, मतलब ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और फिर मोस्ट ब्यूटीफुल, इस तरीके की डिग्रीज़ होती हैं, ठीक है। तो अफर्मेटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, तो जो कंपैरिजन जब कर रहे होते हैं ना तो हम लोग ऐसे आता है, अफर्मेटिव डिग्री है बिगर, कंपैरेटिव डिग्री फिर बिगेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो इस तरीके से टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट हो गया। अब जैसे मैंने एग्जांपल बताई थी, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इस तरीके के आते हैं ना, तो वो आपको पता है, आपने बिल्कुल बेसिक्स पढ़ी हुई होंगी तो आपको आता ही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट MCQ की जाने। MCQ 15 है, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज़ नाउन। तो नाउन क्या होता है? नाम, चीज़, जगह, जानवर। ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इससे बोलते हैं उर्दू में। अब ये जो जितने भी ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी जो है ना, ये सारे एडजेक्टिव हैं, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होते हैं? किसी की क्वालिटी बताते हैं, मतलब कि कौन कितना है, मतलब ब्राइटली, जैसे कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल किसी की खूबसूरती एक क्वालिटी है। किसी जो बंदा इंटेलिजेंट होता है वो भी एक इंटेलिजेंट जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है। जो बंदा शरीफ होता है, वो इनोसेंट होता है, उसको हम क्या है, वो उसकी क्या है, क्वालिटी है। इस तरीके से कोई चीज़ है, जैसे मिरर है, वो रिफ्लेक्शन करता है, सही है। तो अब उस तरीके से हम लोग ना हर चीज़ की जो क्वालिटी होती है उसको एडजेक्टिव में रख लेते हैं। और नाउन क्या होता है? नाम, चीज़, जगह, जानवर। अब ये ब्राइट जो है ये क्या है? ये नाउन है। बाकी सारे जितने भी एडजेक्टिव है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सो बेसिकली MCQ नंबर 16 में आपको ना इंग्लिश के कुछ बेसिक वर्ड्स दे दिए हैं जो कि विच वी आर यूजिंग इन आवर डेली सेंटेंसेस। तो बहुत इजी है ये कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं, बट इसके जो डिफरेंस है ना वो आपको पता होने चाहिए और पता होगा, आई नो। देयर और दे आर, उसको भी देयर पढ़ते हैं ना, जब आप लोग दे आर को यूँ लिखते हैं तो उसको भी देयर पढ़ते हैं। इसलिए उन्होंने ये कन्फ्यूजन वाले वर्ड एक जगह करके लिख दिया और एक सेंटेंस दे दिया कि इसमें से बताएं कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, बिकॉज दे आर मतलब वो लोग गोइंग टू पुट देयर बैग, अपने बैग, ओवर देयर, उधर रखने जा रहे हैं। ओके, उधर मतलब THERE देयर आएगा, और जो THEIR क्या है, अपने या उनके, ठीक है। और दे आर मतलब वो लोग, ठीक है। अब ये MCQ नंबर 16 का ए ऑप्शन करेक्ट है। MCQ 17 है, चूज़ अ करेक्ट सेंटेंस। अब ये आपको टेंस दिए हुए हैं, कौन सा टेंस है? ये परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। अब शी हैज़ वेंट टू द मार्केट। आपको पता है परफेक्ट वाले टेंस में क्या लगता है, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। यूजुअली तो वो ED वाली होती हैं, लेकिन जो ED वाली नहीं होती हैं वो थोड़ी कंफ्यूजिंग बच्चों के लिए होती हैं, लेकिन वो बहुत ईजी है। जैसे कि गो की क्या होगा? गो, वेंट, गॉन। तो वेंट सेकेंड फॉर्म है जो कि पास्ट में लगेगी, और जो थर्ड फॉर्म है वो कहाँ लगेगी? परफेक्ट वाले में, मतलब हैज़ और हैव के साथ लगेगी। तो यहाँ हैज़ दिया हुआ है ना, इससे अंदाज़ा लगा लें कि आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। अगर यहाँ पर हैज़ नहीं दिया होता या आपको डिड दे दिया होता तो समझे सेकंड फॉर्म लगनी थी, क्योंकि पास्ट में आपको पता है सेकंड फॉर्म लगती है, यू नो। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बिकॉज शी हैज़ गॉन टू द मार्केट। क्यों? क्योंकि गॉन एक थर्ड फॉर्म है और हैज़ के साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच हो रहा है इस टेंस का, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू डैट यहाँ पर जो है ये थर्ड फॉर्म हैज़ के और हैव के साथ लगती है, और शीत के साथ तो हैज़ ही लगता है। बाकी सही नहीं है, क्योंकि जो ए वाला है वो वेंट लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। सी वाला जो है वो गो फर्स्ट वाली फॉर्म लिखी हुई है, और डी वाले में गोइंग मतलब कि ये तो ING फॉर्म है, तो कंटिन्यूस वाले में चला गया। सो मूव ऑन द नेक्स्ट MCQs। MCQ 18 है, सेलेक्ट द बेस्ट ट्रांजिशन वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई वॉन्टेड टू गो टू द बीच डैश इट स्टार्टेड रेनिंग। देखें यहाँ फर्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है? वॉन्टेड से आपको क्या लग रहा है? ये कौन सा है? ये हमारी पास्ट की बात हो रही है। उसके बाद इट स्टार्टेड रेनिंग, तो यहाँ पर क्या है? आई वॉन्टेड टू गो टू द बीच मतलब मैं जाना चाह रहा था, लेकिन क्या हो गई? बारिश स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। ये पास्ट की पूरा पास्ट का सेंटेंस है। तो यहाँ क्या आएगा? आई वॉन्टेड टू गो टू द बीच ऑल दो इट स्टार्टेड रेनिंग।
more thing I want to share with you कि this type of sentences are called conjunction. जो sentences होते हैं उनको हम conjunction बोलते हैं. तो उनमें हम because, although, and, but, for, whether इस टाइप के हम लोग वर्ड्स यूज़ करते हैं. MCQ नंबर 19 MCQs 19 है. विच ऑर्गन इज़ इन द ह्यूमन बॉडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड. आपको पता है खून को साफ़ करने के लिए हमारा कौन सा अज़ा है बॉडी का जो इस्तेमाल होता है? वो होते हैं हमारे क्या? गुर्दे. सही है. देखिए गुर्दे फेफड़ों में ना इंसान कंफ्यूज हो जाता है. खैर आप किडनी भी कह सकते हैं, किडनी ही कहते हैं यूजुअली इंग्लिश में, और उर्दू में क्या कहते हैं? गुर्दे कहते हैं. बात ये है कि जिन जिन के ये सलामत है उन्हें तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, बिकॉज आई एम MBBS स्टूडेंट. तो आई नो कि जिनके पास ये नहीं होता, और आप लोगों को भी पता होगा बेसिक ये तो बात है कि जिनके नहीं होते वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और डायलिसिस पे आ जाते हैं. और ये एक तरीके की बहुत बड़ी नेमत है, एक तरीके किडनीज़ जो है हमारी. तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बार कह लें, अल्लाह का शुक्र अदा करें. ये MCQs का आंसर नंबर नाइट्रोजन करेक्ट है, ये मैं बता चुकी हूँ. ओके, इसका नंबर भी चारों की बता चुकी हूँ कितने कितने होते हैं. उसके बाद हम MCQ 21 देखते हैं. MCQ 21 है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कौन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? तो आपको पता है रबर भी नहीं करता, क्योंकि वो क्या होता है? बैड कंडक्टर. वुड भी, लकड़ी भी बैड कंडक्टर होती है, हीट और किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की भी. और कॉपर जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. अब MCQ 22 देखते हैं. MCQ 22 है. द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज़ सेल. ये तो सब ने बचपन से पढ़ा है. जिन्होंने बायोलॉजी नहीं भी ली होगी उन्होंने तो बेसिक पढ़ी होगी साइंस में अपनी 8 तक क्लास तक, तो वो इसका जानते होंगे. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. MCQ नंबर 22 देखते हैं. अच्छा, इतना ईजी पेपर आया ना बच्चों का ये वाला जो है, मतलब मैंने पास पेपर जो करवाए थे मैं तो सभी देख रही हूँ कि भाई सभी आए हुए अभी तक. तो मुझे तो कोई ऐसा नहीं लगा जो बहुत हार्ड एंड फास्ट हो. अभी तक बहुत ईजी थे. अब नेक्स्ट देखते हैं. बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कितने करेक्ट हुए हैं. सी लेवल पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पूछा हुआ है. ओहो, इतना मुश्किल क्वेश्चन. ये तो किसी को भी नहीं आता होगा. मतलब सब बच्चे परेशान हो रहे होंगे, रो रहे होंगे कि कितना मतलब लेंथी पेपर और मुश्किल पेपर दिया है इन्होंने बनमुकाबिल ने. खैर MCQ नंबर 23 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. फिज़िकल चेंज पूछा हुआ है. कौन सा होता है? जो एक कुदरती अमल है. ठीक है, जितने भी नेचर के खुद ब खुद होते हैं वो एक फ़िज़िकल चेंज होता है. ऑप्शन ए में बर्निंग ऑफ पेपर क्यों नहीं लगाया? बिकॉज आपको पता है फायर क्या एक तरीके का केमिकल है और पेपर भी, तो दोनों जब मिलेंगे ना, फायर बग़ैर उसके तो खुद ब खुद नहीं जलता ना पेपर, उसको जलाना पड़ता है किसी चीज़ से. तो ये भी एक क्या है? फ़िज़िकल चेंज नहीं है. उसके बाद बी क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन में होता है ये कि जो आयरन होता है वो जो हवा में ऑक्सीजन होती है ना उससे क्या लेता है? इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो शेयरिंग वेयरिंग हो जाती है, कोवेलेंट बॉन्ड हो जाता है या कुछ इस तरीके का था. Fe2 बन जाता है. सही है. Fe3 से Fe2 बन जाएगा, या फेरस और फेरिक इन सब देख लीजिएगा. खैर मतलब ये इन शॉर्ट ये एक केमिकल प्रोसेस है. उसके बाद जो डी है डाइजेशन ऑफ फूड, ये इन द प्रेजेंस ऑफ HCl हो रहा होता है, पेप्सिन हो जाता है, बहुत सारे ऐसे एसिड्स होते हैं हमारे पेट में, तो उनकी मदद से हो रहा होता है. मतलब केमिकल प्रोसेस हैं ये सारे. अगर ये नहीं होंगे तो खुद ब खुद नहीं डाइजेशन हो जाएगी. ये केमिकल्स होना ज़रूरी है, तभी बोलते हैं कि जिनमें मतलब ये सारे केमिकल्स नहीं होते और फिर बहुत सारे मसले हो जाते हैं हमारे पेट के. ओके, तो नेक्स्ट MCQ इसका खैर ये है मेल्टिंग ऑफ आइस खुद ब खुद होती है रखी रखी. सही है. इसमें कोई रिएक्शन चेंज नहीं हो रहा होता, मतलब कोई केमिकल चेंज नहीं होता, फिज़िकल चेंज होता है. फिज़िकल चेंज मतलब कि वो सॉलिड था अब क्या बन गया? लिक्विड बन गया. ओके, अच्छा आप चलते हैं MCQ नंबर 25 की जानिब. अच्छा, MCQ नंबर 25 है. मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन करता है. गलत लगाया हुआ है उन्होंने. DNA रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर होती है. ये तो सब ने बस बेसिक पढ़ी हुई होगी चीज़. ये जो है हमारी एनर्जी प्रोडक्शन ATP बनाता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया. तो MCQ नंबर 25 का बी करेक्ट है. देख लीजिए, देखें गलत भी हो रहे हैं ना, तो आप मेरी बात को तवज्जो से सुनें. ये जो मार्क हुए हैं ना उस पर ध्यान मत दें. 26 है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. मतलब कि दोबारा से उसको हम एनर्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं, रीन्यूएबल है वो. तो कोयला नंबर बी है. नेचुरल गैस नंबर सी है. सोलर पावर. सोलर पावर भी जाहिर सी बात है हम लोग उसको एक एनर्जी जो मिलती है हमें किसकी फॉर्म में? हीट एनर्जी. तो वो कन्वर्ट हो जाती है किस में?
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो वो हमारी एक रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो ख़त्म नहीं हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास सूरज है और फिर वो एक जो हीट एनर्जी दे रहा है वो कन्वर्ट हो रही है, मतलब थर्मल एनर्जी दे रहा है और वो कन्वर्ट हो रही है किस में, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, अब चलते हैं MCQ 27 की जहाँ भी। अच्छा, मुझे याद आ रहा है कि ये मैंने आप लोगों को करवाया है सोलर पावर वाला, देखते हैं। खैर, मैंने पीछे वाली समझ नहीं आया ना MCQ मैंने क्या बात बोली, बस वो ये बात अपने माइंड में रखें कि वो एनर्जी जो जलने वलने के बाद या रिएक्शन के बाद अब दोबारा अपनी असली फॉर्म में आ जाती है, मतलब अपनी एनर्जी रिलीज़ करके दोबारा अपनी असली फॉर्म में आ जाती है। तो कोयला है, अब कोयले को हम लोग बर्न करते हैं, हम लोग जैसे बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं उनको चलाने के लिए, रन करने के लिए कोयला होता है। अब वो जल जाता है ना दोबारा, अब हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। आप जब आप लोग वो बारबेक्यू कर रहे होते हैं तो उसमें भी क्या होता है, वो जब जल जाता है ना कोयला, उसको हम जो भी पेट्रोल चला वला के करते हैं वो दोबारा से नहीं होता है, हमें और कोयले चाहिए होते हैं ना, कहीं वही चलता रहता है। आपको पूरी ज़िंदगी कोयले लेने की ज़रूरत नहीं है, जिसने एक बार ले लिया उसका कोयला मतलब दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा होता नहीं। ठीक है, तो ये इसलिए हमने कोल नहीं लगाया इसका ऑप्शन। और नेचुरल गैस जो हमारी सुई गैस होती है वो तो हम लोग हर वक्त, तो वो नहीं होता ना कि घर में एक दफ़ा आ रही है, अब मतलब जो हमने स्टोर कर ली उसको और हम उसको इस्तेमाल करते रह रहे हैं जब तक हमारी ज़िंदगी है। नहीं भाई, सिलेंडर में भी हम दोबारा भरवाते हैं, वो ख़त्म हो जाती है क्योंकि वो गैस है, वो उड़ जाती है हवा में। अब जो मैंने फोर्थ वाला बोला ना, वो क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे न्यूक्लियर पावर भी जब रिएक्शंस हो जाते हैं ना, न्यूक्लियर पावर के आपस में गेन हो जाता है न्यूक्लियस का सारा, जब भी न्यूक्लियस की वो होती है ना, क्या बोलते हैं, मतलब टूटता फूटता है, उसमें सारी इमिशंस होती हैं, तो वो वापस अपनी असली हालत में नहीं आता। सोलर पावर एक वाहिद है जो अपनी असली पावर अपनी हालत में आता है, वो एनर्जी हर वक्त देता रहता है, फिर रात होती है फिर दोबारा आता है तो फिर एनर्जी देता है। वो हमेशा सोलर पावर से जो एनर्जी आ रही होती है वो हमारी रिन्यूएबल होती है। अब MCQ नंबर 27 का ऑप्शन नंबर क्या है, व्हाट इज़ द pH लेवल ऑफ प्योर वाटर, तो 7 है, न्यूट्रल है 7। ओके, MCQ नंबर 28 है। ये देखिए, आप सब लोगों के लिए मैं नॉलेज के लिए बताती हूँ, ये जो भी बताती हूँ, ताकि अगली बार कोई पेपर आए तो आपको ये चीज़ें याद हो। अगर वो इस बार नहीं पूछी हुई तो जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें बताई हैं शायद उसमें से दोबारा से आ जाए। होता ही है, टीचर जो बताती है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो टीचर जो बताती है ना वो आता है, सही है, उस कहीं ना कहीं वो आपके काम आता है। अब नेक्स्ट है, वेल्थ के क्या मीनिंग होते हैं, दौलत। तो जो दौलत होती है कॉमनली जो डिस्ट्रीब्यूट करने का हुक्म है इस्लाम में गरीबों को, तो वो सदका कहलाता है। अच्छा, मैं अभी 28 हो गया ना, 29 देखते हैं। होते हैं इस्लाम के कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। हु कंपाइल द होली कुरान इन बुक फॉर्म, तो किन्होंने कंपाइल की थी। देखें, अब काफ़ी लोग ना कंफ्यूज होते हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में हुई या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में हुई। तो इसका करेक्ट आंसर मैंने एक दफ़ा पढ़ा था कि उनका वाक़या था पूरा, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में वो स्टार्ट हुआ था कंपाइल होना, फिर कंप्लीट हुआ था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका ए ही है। MCQ 31 देखते हैं। MCQ 31 है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू एक्सेप्ट इस्लाम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बड़ों में थे और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा किस में थी, और ख़वातीन में थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा बच्चों में थे और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा, तो इनका मतलब ये जो स्टार्टिंग के 3 है ना, वो हज़रत पर्सन पूछा हुआ उन्होंने, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। अगर फ़ीमेल का पूछते तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, और अगर बच्चों का पूछते, चिल्ड्रन का पूछते तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा, लेकिन यहाँ पर्सन है तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 32 है, विच सूरह इन द कुरान इज़ नोन एज द हार्ट ऑफ कुरान, सूरह यासीन सबको पता है। MCQ नंबर 33 है, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। 33 है, तो इसका करेक्ट आंसर पाकिस्तान है। MCQ नंबर 32 है, 34 क्या है, 34 जब भी टेलीफोन का नाम आता है ग्राम बेल का नाम ज़रूर आता है। ठीक है, मैंने तो बेल से याद कर लिया था भाई। तो टेलीफोन का नाम जब भी आए तो ग्राम बेल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। MCQ नंबर 35 क्या है, तो ये स्टार्टिंग की तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन भी है, जावा भी है और HTML भी है। CSS लिखना भूल गए थे वरना चारों ही हो जाती। खैर, ये डी जो है विंडो, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। MCQ 36 क्या है, सर्च इंजन हमारा गूगल है। 36 का ए करेक्ट है। 37 क्या है, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज़ नोन एज। आप बताएं इसका आंसर कमेंट में। अब मैं बहुत सारे बता चुकी हूँ और ये मैं करवा भी चुकी हूँ पास पेपर में। अच्छा, MCQ नंबर 38 है, व्हाट डज़ द C इन CPU स्टैंड फॉर, सेंट्रल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 39 देखते हैं। 39 का करेक्ट आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और 37 का है बूटिंग। मैंने सोचा चलिए बता ही दूँ। अच्छा, 40 का क्या है, 40 का है ग्राफिक कार्ड, सी ऑप्शन। MCQ 41 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस। MCQ 42 है, RL की फुल फॉर्म बतानी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा।
MCQ 43 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई थी तो मैंने सोचा कि मैं डायरेक्ट आंसर्स लिख दूँ एंड में, तो और वो इतने समझने वाले हैं भी नहीं, रट्टा था जो समझने वाले थे, उसमें मैंने काफ़ी आपको समझाया भी। बहुत मेहनत लगी वीडियो बनाने में। काइंडली प्लीज़ शेयर कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। लाइक तो पता ही ये करेंगे मस्ट इंशाअल्लाह। तो अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।